नमस्कार। खबर दोपहर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। कोटा में कोचिंग छात्रों के सुसाइड मामले पर कोटा जिला प्रशासन और सख्त हो गया है। जी राजस्थान न्यूज ने लगातार तनाव से गुजरते छात्रों का मुद्दा उठाया था, लिहाजा प्रशासन ने जो नई गाइडलाइंस बनाई है उसके मुताबिक कोचिंग संस्थान अपनी क्लास में 100 से ज्यादा बच्चों को नहीं बिठा सकेंगे। इसके अलावा भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं जिन्हें 1 अप्रैल से हर हाल में लागू करना होगा। जी राजस्थान न्यूज की मुहिम का बड़ा असर। कोटा जिला प्रशासन हुआ और सख्त। कोचिंग संस्थानों पर पैनी होगी नजर। गाइडलाइंस को लेकर होना होगा गंभीर। पढ़ाई का तनाव, करियर बनाने की होड़, मोटी फीस, कम सुविधाएं और उम्मीदों पर खरा उतरने का दबाव। नतीजा सुसाइड। कोटा के कोचिंग छात्रों की इस दशा को जी राजस्थान न्यूज ने लगातार उठाया, सरकार को हालात से रूबरू कराया, जिसके बाद कोटा का प्रशासन हरकत में आया। गाइडलाइंस बनी, उसके बाद भी 6 छात्रों की मौत को रोक नहीं सकी। अब कोटा के बेलगाम कोचिंग संस्थानों पर जिला प्रशासन का शिकंजा और कसता नजर आ रहा है। शहर में कोचिंग स्टूडेंट्स को बेहतर वातावरण और तनाव मुक्त शिक्षा देने के उद्देश्य से कोचिंग संस्थानों के लिए जारी गाइडलाइंस में बदलाव किया गया है। अब एक क्लास में ज्यादा से ज्यादा 100 बच्चों को ही पढ़ाया जा सकेगा। सभी कोचिंग संस्थानों को ये गाइडलाइंस 1 अप्रैल से हर हाल में लागू करनी होगी। वहीं स्टूडेंट्स को राहत देने के लिए कई और अहम कदम उठाए गए हैं, जैसे कोचिंग छात्रों के लिए क्लास में रोटेशन की व्यवस्था की जाएगी ताकि छात्रों को आगे पीछे बैठने का मौका दिया जा सके। इसी के साथ जो अच्छी फैकल्टी है उनसे हर बैच में कोचिंग दिलवाई जाएगी। कोचिंग में एडमिशन के वक्त अभिभावक और छात्रों को ग्रुप काउंसलिंग की जाएगी। ग्रुप काउंसलिंग में 100 से 500 लोगों को एक साथ शामिल किया जा सकेगा। माना जा रहा है कि सुसाइड के ज्यादातर मामलों में छात्रों और अभिभावकों के बीच समन्वय की कमी नजर आई, जिसे काउंसलिंग से दूर किया जा सकेगा। 3 महीने पहले ही यहां गाइडलाइंस जारी की गई थी, लेकिन बावजूद इसके 6 छात्रों की सुसाइड ने कोटा की साख पर सवाल खड़ा कर दिया था। ऐसे में जिला प्रशासन इमेज सुधारने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। उम्मीद की जा रही है कि नई गाइडलाइंस फॉलो होने से अब सुसाइड का सिलसिला थम जाएगा। हिमांशु मित्तल, जी मीडिया, कोटा। कोटा से जी मीडिया संवाददाता हिमांशु मित्तल जुड़ गए हैं। सीधा रुख करेंगे हिमांशु का। हिमांशु, बहुत लंबा वक्त गुजर चुका है, बहुत लंबा समय हो गया जब आत्महत्या की घटनाएं लगातार बढ़ रही थी, तब हम लगातार ये खबर दिखा रहे थे। लेकिन बहुत लंबे समय के बाद ही सही प्रशासन ने कुछ गाइडलाइंस ऐसी हैं, इसमें कुछ खास पॉइंट्स ऐसे हैं जिसको लेकर हम कह सकते हैं कि वाकई सख्ती दिखाई है प्रशासन ने। आइए। बिल्कुल अभिषेक, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरह से कोटा में लगातार खुदकुशी के मामले बढ़े, लगातार जी राजस्थान न्यूज़ ने इस मुद्दे की गंभीरता को समझते हुए, क्योंकि 1 साल में छात्रों की खुदकुशी का जो आंकड़ा था वो 30 को पार कर गया और किसी भी तरह से कोई भी बड़ा कदम नहीं उठाया गया। लगातार जी राजस्थान न्यूज़ मांग करता रहा कि अब वक्त आ गया है कि कोई कड़ा कदम उठाया जाए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अब से 3 महीने पहले गाइडलाइन भी जारी की थी, लेकिन उसका नतीजा नजर नहीं आया। कोचिंग इंस्टीट्यूट इसको लेकर किसी भी तरह से गंभीर नजर नहीं आया। कल एक मीटिंग हुई जिसके बाद में जिला कलेक्टर ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें सीधे तौर पर कहा है कि अब एक क्लास के अंदर 100 से ज्यादा स्टूडेंट नहीं होंगे। इसी के साथ में ये कहा है कि अब जो स्टूडेंट्स हैं उनको रोटेट किया जाएगा। अभिषेक, लगातार हम इन मांगों को उठाते रहे हैं, हम इन सवालों को रखते रहे हैं कि एक जो स्टूडेंट है वो स्ट्रेस में क्यों आता है, क्योंकि एक बैच के अंदर 100 नहीं 200-300 तक बच्चे भर दिए जाते हैं। ऐसे में पीछे बैठने वाले बच्चों तक जो टीचर है वो कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाता। इस पूरी गाइडलाइंस को अगर पढ़े, इन सारी गाइडलाइंस को, तो हिमांशु साफ लगता है कि फोकस जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन का वो इसी बात पर है, क्योंकि आत्महत्या की जितनी घटनाएं हुई हैं उसमें हमने देखा है कि जो स्टूडेंट था वो काफी ज्यादा तनाव में था। उससे कई बार ऐसा फील होने लगता है कि वो बाकी लोगों से कमतर है, बाकी लोगों से थोड़ा पीछे है, और यही चीज उसे डिप्रेशन में ले जाती है, वही उसको मेंटल स्ट्रेस में इतना लाती है कि वो खुदकुशी जैसा कदम उठाता है। तो शायद ये कुर्सी बदल बदल कर बैठना, सीट बदलना या फिर आरामदायक कुर्सी का लगाना, अभिभावक के साथ मिलकर स्टूडेंट की काउंसलिंग करना, ये सारी चीजें लगता है इसी पर फोकस है। बिल्कुल अभिषेक, मैं इन सवालों के साथ में हमारे साथ में कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनके पास में जाऊंगा और उनसे बात करूंगा। ये जो गाइडलाइन जारी की गई है, क्या लगता है कितना बेनिफिट इनका मिलेगा?
इससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जब स्टूडेंट्स को जो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं तो पीछे वाले स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं ऐसा लगता ही है कि हाँ नहीं हम कमज़ोर हैं, हमें नहीं आ पाएगा, या उनका हो सकता है वो पीछे बातें भी करते रहते हैं, तो कभी कभी उनका बात बढ़ जाता है तो उन्हें ये भी पता नहीं लग पाता कि हमारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ छूट रही है, जबकि आगे वाले बच्चे उस चीज़ को है ना कैच कर लेते हैं। तो जो आगे बिठाने वाला सिस्टम है इससे भी काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा, और उनको ऐसा भी नहीं लगेगा कि आगे वाले बच्चे इंटेलिजेंट है, पीछे वाले बच्चे डफर है, सब एडजस्ट हो जाएंगे, तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, तो इससे काफ़ी बेनिफिट होगा। थैंक यू। आपका क्या सोचना है इस पर? ये बिल्कुल सही सोच है, इन्होंने जो भी किया है हम लोगों के लिए बिल्कुल बेनिफिट है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वाकई में इससे जो भी है और बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाती है कि बच्चे डिप्रेस होते हैं, जिसकी वजह से बच्चे तो खुद तो डिप्रेस होते हैं, खुद मतलब सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन उनके फैमिली को कितना ज़्यादा होता है, प्रॉब्लम होता है इस सब चीज़ से। तो इस सब चीज़ को सोचने के लिए सही बात है, आगे मतलब कुछ भी बोलना है और बिल्कुल सही सोचना है, क्योंकि ये सही बात है कि सभी को रोटेशन होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट जो पीछे में बैठ के बस यही मस्ती करते रहते हैं, लेकिन पढ़ाई में उतना वो ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि जो टीचर लोग हैं वो लोग भी सामने के स्टूडेंट को ही मतलब ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं, इसलिए ये बात से मैं सही बोलती हूँ। बिल्कुल स्टूडेंट एग्री कर रहे हैं, और कहीं बिल्कुल हिमांशु एक बार हिमांशु ये जरा पूछें कि क्लास में क्या इन्हें वाकई ऐसा लगता है कि जो पीछे बैठने वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें फील होता है क्या कि जो फैकल्टी मेंबर है, जो टीचर है, वो शायद उन पर ध्यान नहीं दे रहा बहुत ज्यादा, ऐसा फील होता है क्या? बिल्कुल अभिषेक, इस सवाल के साथ में आता हूं। जब आप एक क्लास के अंदर होते हैं और कोई स्टूडेंट पीछे होता है तो ऐसा महसूस करते हैं कि जो टीचर है वो पीछे वाले स्टूडेंट पर कम ध्यान दे पाता है, उस पर ध्यान नहीं दे पाता? देखिए, टीचर की कोई गलती नहीं है, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक्चुअली में होता ये है कि शुरू में मतलब उन्हें थोड़ा कम समझ में आए, तो फिर बाद में धीरे धीरे वो उनका जो कंसंट्रेशन होता है वो पुअर होते जाता है, उन्हें लगता है कि नहीं यार टीचर अपन को ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो कुल मिला के जो ये जिला के कलेक्टर साहब ने हमारे लिए ये किया है एकदम बेस्ट किया है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा तो है ना कि एक क्लास के अंदर अगर 250-300 स्टूडेंट होंगे तो उसमें क्या पढ़ाई हो पाएगी? अगर 100 का स्टूडेंट किया है, 100 स्टूडेंट अगर एक क्लास में होंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए फायदे की बात है। बिल्कुल, आप एकदम सही कह रहे हैं। आपका क्या सोचना? यही है राय कि अच्छा किया है, जिससे कि ज्यादा स्टूडेंट होने से। बिल्कुल हिमांशु, ये लग रहा है स्टूडेंट्स के अंदर अगर इस बात को लेकर दिलचस्पी है, उन्हें लग रहा है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने यह बड़ा फैसला किया है, तो जाहिर तौर पर स्टूडेंट्स को ऐसा फील होने लगा है कि कुछ अच्छा हो सकता है। स्टूडेंट्स की संख्या लिमिट कर देना, इसके अलावा बैठने के लिए रोटेशन पॉलिसी का इस्तेमाल, ये सारी चीजें बता रही हैं कि बहुत ज्यादा बदलाव की गुंजाइश है और शायद वो बदलाव हो भी। बहुत दिल से इसको धन्यवाद। चलिए हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। शराबी पिता नशे में चूर रहता था और अपनी मौज मस्ती के लिए मां बच्ची को खुद से दूर करना चाहती थी। प्लान बनाया और बच्ची को ट्रेन में छोड़ दिया गया। मां बाप की सताई गई मासूम अब घर के नाम से भी सहम जाती है। ये रिपोर्ट देखिए। मां बाप से बिछड़े या फिर अगवा किए गए लाखों बच्चे अपने घर लौटना चाहते हैं, लेकिन बालिका आश्रय गृह में रह रही यह बच्ची मां बाप के पास नहीं जाना चाहती। दिल्ली के पालम इलाके की इस बच्ची की मां बाप से नफरत गलत नहीं है। दरअसल पिता शराबी है और मां के किसी और से संबंध हैं। मां बाप के जुल्मों से परेशान बच्ची को इस बात का एहसास नहीं था कि वो उसे मरने के लिए छोड़ देंगे, लेकिन एक दिन बच्ची की आंख खुली तो उसने खुद को ट्रेन में पाया। जब कुछ काम गलत कर देती हूँ ना, इस मारे फिर मम्मी मारती है। जो भी सामान हाथ में आता है उसी सामान से मारती है। बर्तन धोती हूँ, बर्तन में थोड़ा बहुत गंदा रह जाता है, उसी को मारती है ठाके। इस मासूम की मां को पसंद नहीं था कि बच्ची उसे मां कहे। गलती से भी बच्ची बोल देती तो उसे बेरहमी से पीटा जाता था। सादुलपुर रेलवे स्टेशन पर पुलिस को बच्ची ट्रेन में लावारिस मिली। बाल कल्याण समिति में पेश करने के बाद बच्ची को अस्थायी बालिका आश्रय गृह में रखा गया है। बच्ची के रिश्तेदारों को सादुलपुर बुलाया गया, लेकिन दस्तावेज नहीं होने की वजह से बच्ची को उनके साथ नहीं भेजा जा सका। वहाँ पे ये बच्ची बोलती है कि मेरी माँ की मेरे को मौसी बोला करो, माँ मत बोला करो। दूसरा ये बोलती है कि मेरे को छोटी सी गलती होने पे भी मेरे साथ में माँ द्वारा मारा पीटा जाता है। और दूसरा इसका जो पहले पिता है वो कोई काम नहीं करते और शराब पी के इधर उधर पड़े रहते हैं। तो इस बच्ची का वैसे देखा जाए तो अभी लालन पालन और भरण पोषण वाली बड़ी दिक्कत हो रही है। तो ये बच्ची बोल भी रही है कि मैं वापस जाना नहीं चाह रही। हमारे पास आई तो हमने उसको बालिका आश्रय गृह भेज दिया। उस बच्ची के माता पिता का पता कर लिया है, वो आ भी गए हमारे पास, लेकिन कोई पुख्ता सबूत न होने के कारण हम संतुष्ट नहीं हुए, अतः उनके पूरे एविडेंस मंगाए हैं हमने। नियम कानूनों के मुताबिक बच्ची आगे कहां रहेगी ये फिलहाल तय नहीं।
लेकिन बच्ची के मन में अपने माँ बाप को लेकर जो डर बैठा हुआ है, उसके चलते वो घर नहीं लौटना चाहती। बच्ची घर लौटती है तो इस बात की भी कोई गारंटी नहीं कि आगे उससे ज्यादती नहीं होगी। मनोज शर्मा, जी मीडिया, चूरू। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ के आसपास उत्पादित गन्ने की अतिरिक्त फसल को अब पंजाब में बेचा जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल से बात की है और शनिवार को इस सिलसिले में श्रम मंत्री सुरेंद्रपाल सिंह टीटी और विधायक गुरजंट सिंह पंजाब और हरियाणा जाएंगे। दोनों ही नेता वहां संचालित शुगर मिल संचालकों से बात कर अतिरिक्त गन्ना बेचने की व्यवस्था करेंगे। इससे पहले विधानसभा में गंगानगर से जिले से आने वाली जमींदारा पार्टी की 2 विधायक क्षेत्र के गन्ना उत्पादित किसानों की व्यथा दर्शाने के लिए विधानसभा में गन्ना लेकर पहुंची। विधायक कामिनी जिंदल और शिमला बावरी का आरोप था कि गंगानगर में इस बार गन्ने की बंपर फसल हुई, लेकिन सरकार छोटे किसानों के माल की खरीद नहीं कर रही। इससे किसान परेशान है। दोनों ही विधायकों की मांग थी कि सरकार जल्द से जल्द इन किसानों से गन्ने की खरीद कर इन्हें इनकी फसल की कीमत देकर राहत दे। वहीं गंगानगर से ही आने वाले श्रम मंत्री सुरेंद्रपाल सिंह टीटी ने इस दिशा में सरकार के प्रयासरत होने की बात कही। देखिए, गंगानगर की जो शुगर मिल है, किसान आज वहाँ पे पीड़ित है। शुगर मिल लगाई गई थी किसानों के लिए, जो पुरानी थी उसको बंद किया गया था। 130 सालों से वो मिल चल रही थी और ये कहकर लगाया गया था कि प्रोडक्शन 3 गुना हम बढ़ा देंगे, फुली ऑटोमेटिक मशीन होगी। 180 करोड़ की लागत से वो मशीन चलाई गई है, लेकिन मुझे लगता है कि 80 घंटे भी पूरी तरह से नहीं चल पाई है। किसानों का गन्ना वहाँ पे लिया जाए और जो 2 महीने से वो बैठे हैं उनके ऊपर डरा धमका के जो केस किए गए हैं वो वापस लिए जाए और उनको मुआवजा दिया जाए और उनका गन्ना लिया जाए। 2 महीने पूरी मिल चलाएंगे, किसान का पूरा गन्ना लेंगे और जो सरप्लस गन्ना होगा उसको भी हमने मुख्यमंत्री जी के माध्यम से पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल से बात कर ली है और शनिवार को गुरजंट सिंह एमएलए और मैं दोनों हम जाएंगे चंडीगढ़ और जितना भी सरप्लस गन्ना लग रहा है उस सब को भी पंजाब की मिलों में पराई कराएंगे और किसान का सारा गन्ना लेंगे। गंगानगर जिले के किसान मुख्यमंत्री जी के आभारी हैं कि उन्होंने 1 साल में 180 करोड़ रुपया अपने खजाने से जारी करके 5 साल के कांग्रेस राज में बिल्कुल एक पैसा नहीं लगा था, उस मिल को चालू करा दिया और आज वो मिल 13,500 प्रतिदिन की क्षमता से गन्ना पराई कर रही है। इससे पहले मीणा और मीना मुद्दे पर हंगामे के चलते विधानसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। किरोड़ी लाल मीणा ने यह कहते हुए मुद्दा उठाया कि क्या सरकार मीणा समाज को सड़कों पर लाना चाहती है। एनपीपी के विधायक भी किरोड़ी लाल मीणा के समर्थन में आ गए और हंगामा शुरू हो गया। इसके बाद कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं संविदा कर्मियों के मामले का जवाब देते हुए गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर संवेदनशील है, लेकिन मामला कोर्ट में है। वहीं कानून व्यवस्था पर सवाल को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में नोकझोंक हो गई। गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि प्रदेश में अपराध कम हुए हैं। इस पर कांग्रेस ने आपत्ति जताते हुए कहा कि एफआईआर ही दर्ज नहीं की जाती, ऐसे में अपराधों के आंकड़े तो कम होंगे ही। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान को सफल बनाने के लिए जनप्रतिनिधि से लेकर आम जनता तक सब एकजुट नजर आ रहे हैं। इसी का ताजा उदाहरण पेश किया है बांसवाड़ा के गढ़ी क्षेत्र के पुलिसकर्मियों ने, जिन्होंने अपनी मेहनत से तालाब की तस्वीर बदल दी। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। गढ़ी क्षेत्र का भंडारिया तालाब आज से 14 दिन पहले गंदगी का ढेर था। पानी की जगह तालाब में कंटीली झाड़ियां और कूड़ा भरा पड़ा था। लेकिन मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत ऐसी जनचेतना जागी कि तालाब की तस्वीर बदल गई। गढ़ी थाने के पुलिसकर्मियों ने 14 दिन तक श्रमदान करते हुए तालाब की काया पलट कर दी। आने वाले बारिश के मौसम में यह तालाब अब जल संग्रहण का बड़ा स्रोत साबित होने वाला है। इस काम को करने में थानाधिकारी गोपाल लाल चंदेल ने अगुवाई की और पूरी निष्ठा से गेती, फावड़ा और तगारों के साथ मिट्टी निकालकर तालाब को गहरा करने का काम पूरा किया।
मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन कार्यक्रम के तहत इस गढ़ी क्षेत्र के भंडारिया तालाब को हमने पुलिस ने गोद लिया और गोद लेने के बाद में इसकी पूर्व में बहुत काफ़ी जो दुर्दशा थी वो खराब थी। हमने इसको 14 दिनों के अंदर पुलिस लाइन से जाब्ता भी आया, गढ़ी थाने का जाब्ता, और इसने सबने हमने मिलके और इसकी पूरी साफ सफाई करी और रेलिंग हो जाए ताकि यहाँ के जो बुजुर्ग वगैरह है वो शाम के समय अच्छा यहाँ टहल सके और अपना समय व्यतीत कर सके। पुलिसकर्मियों ने तालाब के पास पहाड़ी पर एक आर्टिफिशियल नाव भी बनवाई है। आने वाले कुछ दिनों में यहां रेलिंग लगाकर पाल बनाई जाएगी जिससे बुजुर्गों को टहलने में आसानी हो। कह सकते हैं कि जिस तरह गढ़ी थाना पुलिस ने पहल कर तालाब की सूरत बदल दी, अगर हर कोई इसी तरह अपना योगदान दे तो प्रदेश वाकई जल के मामले में स्वावलंबी हो जाएगा। अजय ओझा, जी मीडिया, बांसवाड़ा। प्रदेश के मोस्ट वांटेड आनंदपाल सिंह को फरार हुए 6 महीने बीत जाएंगे कल, लेकिन अब तक न तो आनंदपाल और न ही उसके साथ फरार हुए श्री वल्लभ और सुभाष मुंड का कुछ पता चल पाया है। पुलिस और एसओजी आनंदपाल की तलाश में जगह जगह दबिश दे रही है। आज भी एसओजी की टीम ने आनंदपाल के साथ फरार हुए उसके साथी श्री वल्लभ के घर डीडवाना में दबिश दी और कई घंटे तक उसके परिजनों से बातचीत की। बारां जिला अस्पताल में अव्यवस्थाओं से मरीज परेशान हैं। आउटडोर में मरीजों को डॉक्टर्स का घंटों इंतजार करना पड़ता है। बावजूद इसके डॉक्टर नहीं पहुंचते और मरीज डॉक्टर्स के घरों पर दिखाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। पीएमओ ने सफाई देते हुए कहा कि कई बार डॉक्टर राउंड पर चले जाते हैं, इसकी वजह से आउटडोर में नहीं मिलते। वहीं उन्होंने डॉक्टर्स की कमी को भी इसकी वजह बताया। प्रतापगढ़ जिले में 2 सरपंच अवैध रूप से बिजली का इस्तेमाल करते हुए पकड़े गए हैं। जिले के घंटाली और डूंगलावाणी के सरपंचों के घरों में अवैध रूप से बिजली सप्लाई हो रही थी। बिल नहीं भरने की वजह से दोनों के कनेक्शन पहले ही काट दिए गए हैं। कनेक्शन कटने के बाद दोनों पड़ोसियों के कनेक्शन से ही बिजली ले रहे थे। ऐसे में विभाग ने पड़ोसियों की बिजली भी काट दी। दोनों सरपंचों पर 40-40 हजार रुपए का बिल बकाया है। मार्च महीने के आते ही बिजली संकट भी शुरू हो गया है। इस संकट से निपटने के लिए सरकार ने सभी जिलों में वसूली अभियान तेज कर दिया है। खास बात यह है कि इस बार डिस्कॉम के सभी अधिकारियों को वसूली के टारगेट दिए गए हैं, जिन्हें पूरा नहीं करने पर संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई भी हो सकती है। जैसलमेर जिले में डिस्कॉम का 75 करोड़ रुपए के बिजली बिलों का भुगतान बकाया है। हालांकि सबसे ज्यादा बकाया सरकारी महकमों जैसे जलदाय विभाग, नगर परिषद और डाक बंगले पर है। ऐसे में इनसे वक्त पर वसूली कर पाना अधिकारियों के सामने बड़ी चुनौती है। एक फीसदी एक्साइज ड्यूटी और 1% टीसीएस लगाए जाने के विरोध में देश भर के सर्राफा व्यापारी 3 दिन की देशव्यापी हड़ताल पर हैं। राजस्थान में भी सर्राफा व्यापारियों की हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है। प्रदेश के सभी जिलों के सर्राफा व्यापारी अपनी दुकानें बंद रखकर बजट में किए गए सरकार के फैसले का विरोध जता रहे हैं। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जयपुर, अजमेर और कोटा की, जहां बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। सर्राफा कारोबारियों की दुकानों के आगे बाजार बंद हैं और इस वजह से ग्राहकों की भी यहां पर आवाजाही बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दुकानें सारी बंद हैं और ग्राहकों को पता चल गया तो अगले 3 दिन तक ऐसा ही सन्नाटा पसरा रहेगा मार्केट में। जयपुर में आज से शुरू हुए रुद्र महायज्ञ को लेकर एक कलश यात्रा निकाली गई। ये कलश यात्रा से पहले एक महाआरती का भी आयोजन हुआ, जिसमें सीएम वसुंधरा राजे भी शामिल हुई। कलश यात्रा गोविंद देव जी मंदिर से बालनाथ आश्रम लुनियावास तक निकाली गई। बाबा बस्तीनाथ के तत्वावधान में इस कलश यात्रा का आयोजन किया गया। कलश यात्रा में शहर के हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। आपका ये आशीर्वाद हमको मिले, आपकी ये शांति बुलेटिन पढ़ने में मन ही नहीं लगे। हाथ में अक्षत पुष्प और नव कलश को नव शक्तियों का पूजन हमारे मुख्यमंत्री। अंतरिक्ष में 340 दिन बिताने के बाद नासा के एस्ट्रोनॉट स्कॉट केली और रूसी कॉस्मोनॉट मिखाइल कॉर्नियेंको और कमांडो सर्जी वोल्कोव सकुशल लौट आए हैं।
इन्हें अंतरिक्ष में कैसे फेयरवेल दी गई, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। स्कॉट केली ने अंतरिक्ष में 340 दिन बिताए और इन 340 दिनों को अगर जोड़ लें तो इससे पहले भी वो 180 दिन बिता चुके हैं, तो कुल 520 दिन स्कॉट केली अब अंतरिक्ष में बिता चुके हैं और इसके साथ ही वो अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा वक्त बिताने वाले अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। ये दो तस्वीरें हैं, एक धरती पर लौटने के बाद इनका स्वागत किया गया वो तस्वीर, और दूसरी तरफ अंतरिक्ष में जब वो अंतरिक्ष से विदा हो रहे थे उस दौरान उन्हें जो फेयरवेल दी गई वो तस्वीरें। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।